गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लड़के। लड़के क्या है? पूरा शब्द है। जब इसको हम अलग अलग करेंगे, जैसे लड़के में क्या मिला हुआ है? ल और अ, तो ल हलंत प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस ए। तो जो ये पूरा शब्द बन रहा है उसको अगर हमने अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, अब इस ल हलंत ल को हम और अधिक तोड़ नहीं सकते, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसी तरीके से ये क्रिकेट है। अब क्रिकेट में क के अंदर क्या मिला हुआ है? र। जो नीचे लिखे हुए होते हैं र, वो आधे होते हैं, तो क के अंदर र भी है और ई भी मिला हुआ है। तो क हलंत प्लस र, फिर इसके बाद आएगा ई प्लस क प्लस ए प्लस ट प्लस अ। अब इस तरीके से हमने क्रिकेट जो पूरा शब्द है उसको अलग अलग कर दिया। अब इस अलग करने के बाद इस क हलंत को या कोई भी व्यंजन है जो हलंत है उसको हम और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण। तो आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से खेल है ख प्लस ए प्लस ल प्लस अ, तो इस ख और ल को हम और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं, और ए और अ जो है वो क्या है? स्वर है, तो वो वैसे भी टूटते नहीं हैं। इसी तरीके से रहे र प्लस अ प्लस ह प्लस ए, तो इसमें र और ह इसके भी और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। है तो ह प्लस ए प्लस अम है। इसी तरीके से ह और अम, ए और अम के भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो जो हलंत वर्ण होते हैं व्यंजन के अंदर, और स्वर के तो वैसे भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला। आपने नर्सरी से लगाकर 6th तक वर्णमाला पढ़ी होगी, 7th तक, यानी नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट जो क्लास में हम एडमिशन लेते हैं तो वर्णमाला पहले पढ़ते हैं। वो वर्णमाला आज हमें याद करनी भी होगी। जैसे पूरी वर्णमाला होती है। वर्णमाला है क्या? जो जितने भी वर्ण हैं अगर उसको हम व्यवस्थित रूप से क्रम से जमा दें तो वो वर्णमाला कहलाती है। जैसे क के बाद ख है, ख के बाद ग है, ग के बाद ग है। इस तरीके से अगर हम क के बाद डायरेक्ट र लिख दे तो हमें अटपटा सा लगता है, इसीलिए जो शब्द हमने व्यवस्थित रूप से क्रम से जमा दिए वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। अब जो हिंदी की वर्णमाला होती है, वर्णों या ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला जो है उसमें क्या मिले हुए है? स्वर और व्यंजन, दो अलग अलग चीज़ें मिली हुई है। तो इसे हम, जैसे स्वर क्या है? वे ध्वनियाँ होती है जो हम बिना किसी की सहायता के आराम से बोल सकते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है स्वर कहलाता है। यानी ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, इनके लिए हमें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और ये संख्या में कितने होते हैं? हिंदी में 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 वर्ण है वो क्या है? स्वर है। और इसके अतिरिक्त जो अम और अह आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोग वर्ण। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोलते हैं। यानी इस क के अंदर जो क है उसके अंदर क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। यानी कोई भी व्यंजन है वो बिना किसी भी स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। अगर बिना किसी स्वर की सहायता के बोले जाते हैं तो उनके नीचे हलंत लगाना जरूरी होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी अगर हमें किसी भी वर्ण को जब हम बोल रहे हैं तो फेफड़ों से जो प्राणवायु बाहर निकलती है वो कहीं ना कहीं टच होकर निकलती है, और उनके लिए हमें स्वरों की मदद लेनी होती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े या दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन जो है क वर्ग,
अब इन्हें पूरे याद करने के लिए हमें पूरी वर्णमाला याद करनी होगी, इसीलिए आप इसे बुक में से नोटबुक में नोट कर लेना। अब क वर्ग के अंदर कितने आएंगे? 5। क ख ग ग अंग। फिर च वर्ग आएगा, च छ ज ज य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अब क से लगाकर म तक टोटल कितने वर्ण हो रहे हैं? 25। यानी क से लगाकर म तक जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके आगे जो वर्ण आते हैं य र ल व, ये जो 4 वर्ण होते हैं ये वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद श स स ह, ये जो 4 वर्ण है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन जो है वो मुख्य प्रकार से कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, अंतःस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। इसके अलावा जो व्यंजन होते हैं इसके अलावा जो दूसरे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, यानी इनके अंदर स्वरों का कोई योग नहीं होता है। जैसे श है, त्र, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब क्ष जो है वो 2 व्यंजन से मिलकर बना है। एक है क प्लस स, तो इन दोनों के मिलने से ये क भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? अक्ष। इसी तरीके से त्र जो है त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ है ज प्लस य। ज्ञ जो है वो ज प्लस य से मिलकर बना है। इसी तरीके से स्र जो है स प्लस र, यानी जो संयुक्त व्यंजन है उनके अंदर स्वर का कोई योग नहीं होता है, ये दोनों ही व्यंजनों से मिलकर ही बने हुए होते हैं। तो क्ष जो है वो क और स से मिलकर बनता है, त्र त प्लस र से मिलकर बनता है, ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बनता है और श्र स प्लस र से मिलकर बनता है। इसी के अलावा वर्णमाला में द्वित व्यंजन भी अयोग व अनुस्वार और अनुनासिक 2 स्वर और होते हैं। अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं? अम और अह, यानी जब हम किसी भी व्यंजन के ऊपर यदि छोटा सा बिंदु लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। और अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय नाक से हमें मुंह से कम और नाक से ज़्यादा हवा निकले, वो अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती है। और अनुनासिक के अंदर जब क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, जो जितने भी 5 वर्ग है उनके जो लास्ट वाले होते हैं अंग, य, न,
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज आपके न्यू चैप्टर है इंटीजर। वैसे आपके फर्स्ट नॉइंग और नंबर है, बट इसमें इंटीजर मैन है, ठीक है, क्योंकि पूरा इंटीजर ही आपको इसमें डिस्क्रिप्ट कर रखा है, तो मैंने इसमें इंटीजर ही लिखा है आपके। तो इंटीजर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? जो प्लस के होंगे वो पॉजिटिव, और जो नेगेटिव मीन्स क्या, जिसके आगे माइनस का साइन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे लुक एट, आप देखना 0, 1, 2, -3, +4, ये हो जाएगा -6, इस टाइप से। ये जो भी देखना, अब ये 0 है, ये क्या होता है? नो नेगेटिव और नो पॉजिटिव, कि इसके आगे कोई साइन नहीं होता है, तो ये आपके किस में आएगा? ये पॉजिटिव में भी नहीं आएगा और नेगेटिव में भी नहीं आएगा, तो ये आपके कॉमन, ठीक है। 0, 1, अब इसके आगे प्लस का साइन नहीं है, वैसे प्लस का साइन शो नहीं करते, तो यहाँ पर ये आपके क्या है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ऑल्सो ये नेगेटिव। यहाँ पर जैसे आपके माइनस का साइन आ जाता है तो वो क्या चीज़ हो जाती है? नेगेटिव। ये ऑल्सो प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ऑल्सो नेगेटिव। मतलब ये क्या, जिसके आगे माइनस का साइन आ रहा है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो इस टाइप के द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। आप लिख सकते हो इंटीजर की डेफिनेशन, एक बार स्टार्टिंग में लिख देना। इंटीजर, ये नोट करना आप, इंटीजर the combination the set of या combination of, कुछ भी लिख सकते हो, the combination of positive and negative whole numbers is called इंटीजर्स। क्लियर? एग्जाम्पल लिख देना, -1, -4, 2, 0, 2, 5, 7 एसेट्रा। क्लियर? ये तो कौन से भी नंबर, अब इसको सीरियल मतलब जो सीक्वेंसी, कोई भी इंटीजर होता है वो सीक्वेंसी फॉर्म में अरेंज करते हैं। अब इसको ये तो हमें पता लगे कि इंटीजर होता है क्या है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो ये इंटीजर। और होल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट आपको होल नंबर भी पता होना चाहिए कि होल नंबर होता है क्या है? बिगनिंग फ्रॉम 0, और नेचुरल नंबर क्या होता है? बिगनिंग फ्रॉम 1। क्लियर? 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसमें ये दे रखा है। अब इसको क्या करना है? इंटीजर ऑर्डर, मैंने आपको बोला था ना कि इसको सीक्वेंस में मतलब अरेंज करना पड़ता है, तो अब इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको, तो क्या करोगे आप? ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। जैसे कोई भी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर कैसे इन इंटीजर को शो करते हैं वो भी देखना। ये सब आप नोटबुक में नोट कर लेना, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यस, अब लिखना है रिप्रेजेंट ऑफ ऑन नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन पे भी कोई नंबर लाइन पे जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्डरिंग होती है, इनकी सीक्वेंस होती है। जैसे आपके आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मिडिल में हमेशा क्या होता है? इसके 0। क्लियर? ये आपके यहाँ से ये वाला जो पार्ट है 0 के लेफ्ट हैंड वाला पार्ट जो होगा वहाँ पर आपके नेगेटिव इंटीजर शो होंगे। क्लियर? और यहाँ पर जो होगा राइट हैंड में ये हो जाएगा आपके पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर शो होंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे इसके 1, 2, 3, 4, 5 एजिटिव। अब यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट ऐसे जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4 आगे सो। क्लियर? अब इसमें देना ये माइनस के। अब इसमें ये देखना, मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि जो 0 होता है, 0 नो
नो नेगेटिव और नो इंटीजर तो है, बट नो नेगेटिव और नो पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, नो नेगेटिव और नो पॉजिटिव, बिकॉज इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको नेगेटिव, पर्टिकुलर इसको नेगेटिव ऐसे नहीं बोलते कि नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव, आप इसको से ओनली फॉर इसको ये बोलोगे कि इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि जीरो के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 जिसके आगे साइन नहीं लग रहा है माइनस का, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑलवेज ज़ीरो, और एवरी नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन ज़ीरो। समझ में आया आपको, क्या बोला मैंने आपको कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो और एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन ज़ीरो। इसका मीन्स ये हो रहा है कि जितने भी पॉजिटिव होंगे वो ज़ीरो से ग्रेटर हो जाएंगे और जितने भी नेगेटिव होंगे वो ज़ीरो से लेस देन हो जाएंगे। अब इसमें देखना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि -2, अब -2 ज़ीरो से क्या है, लेस देन है ग्रेटर देन, लेस देन, क्योंकि ये जितने भी ज़्यादा जितने नेगेटिव हाईएस्ट होंगे वो उतने ही लेस देन होते हैं। जैसे बाई चांस मैंने आपको बोल दिया कि -4 और -3 हु इज़ ग्रेटर इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, -3 इज़ ग्रेटर नॉट -4। ये डिजिट है, बट ये मैंने आपको बताया कि जितने हाईएस्ट अगर नेगेटिव में होंगे वो उतने ही क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। अब जैसे मैंने आपको दे दिया कि -2 और 0 विच लेस देन, मैंने आपको पूछ लिया कि विच लेस देन -2 और 0, तो क्या हो जाएगा, -2 नॉट 0, कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पर 3 और 4, विच इंटीजर इज ग्रेटर, 4, क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, ये जितने हाईएस्ट होंगे वो उतने ही ग्रेटर होंगे और ये जितने हाईएस्ट होंगे वो उतने ही लेस देन होंगे। तो इस टाइप से ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को आपको कैसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो इस टाइप से आपको नंबर लाइन बनाकर फिर जो भी आपको क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो उस टाइप से आपको नेगेटिव और इंटीजर शो करने हैं। क्लियर। जैसे कभी क्वेश्चन में कभी ये भी आता है कि इनके कि -2 और +2 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -2 और 2, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन शो करोगे। तो क्या हो सकता है, डायरेक्टली भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि -1 0 1, अगर आप नंबर लाइन पे शो करोगे तो इज बेटर -1 0 1, ठीक है। तो ये 3 इंटीजर आपके क्या होते हैं, इन दोनों के बिटवीन में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो इस टाइप से आपके ये ऑर्डरिंग ऑफ ये सीक्वेंस आपको ये नोट करना है कि किस टाइप से यहाँ पर आप शो कर देना कि नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। क्लियर। अब इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे कोई इंटीजर दे रखे, जैसे आपको 2 इंटीजर दे रखे और उनको आपको सम करना हो, सम मीन्स एडिशन करनी हो, आपको डिफरेंस बताना हो, आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवाइड करना हो, तो उसको किस टाइप से करेंगे। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपके प्रीवियस क्लास 6th क्लास में था, तो भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूंगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस टाइप से होता है। ठीक है। इसमें आपके वैसे इस चैप्टर में आपके मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपके 6th क्लास में आ गए हैं, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करने हैं वो भी देखने हैं। ठीक है। अब इंटीजर में सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको 4 टाइप के साइन बताए थे और आपको पता होगा 4 टाइप के साइन क्या होता है, प्लस प्लस विल भी क्या होता है, इस टाइप से ये भी देख लेना एक बार। जैसे आप कोई भी डिजिट को एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, कोई भी 2 डिजिट लिस्ट एटलीस्ट 2 डिजिट तो होगी तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें अब जैसे दोनों डिजिट प्लस की होगी तो इसका जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा। क्लियर। ये तो आपको पता है। अब जैसे दोनों अगर माइनस में हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, जैसे अब इसमें भी वैसे तो इसका आंसर प्लस में आएगा, जैसे माइनस माइनस प्लस करेंगे। ठीक है। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी डिजिट होती है तो उसके आगे जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है, वो मैं आपको बता दूंगी उसमें। वैसे तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लस और एक साइड आपके अगर सेकंड डिजिट आपकी अगर माइनस होती है तो इसका आपको कैलकुलेट करना है माइनस में। ठीक है। और अगर फर्स्ट डिजिट आपकी माइनस की होती है और सेकेंड आपकी अगर प्लस की होती है तो इसको आपको कैलकुलेशन करना है
माइनस। तो ये ध्यान रखना कि अगर अपोजिट साइन हो, जैसे प्लस माइनस स्टेप से हो तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल साइन हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। जैसे दोनों माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा, और दोनों प्लस के तो भी प्लस का हो जाएगा। ये भी आप चीज़ नोट कर देना एक बार, वैसे आपको पता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखना एडिशन, सबसे फर्स्ट एडिशन। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे आपको एडिशन करनी हो, जैसे -2 ये दे रखा है -2 प्लस, और यहाँ पर दे रखा है -4। अब इन दोनों इंटीजर की एडिशन दे रखी है। अब यहाँ देखना इन दोनों को प्लस करना है बीच में, बट यहाँ पर अब ये माइनस का दे रखा है और ये भी माइनस का दे रखा है। पर उससे पहले ये देखना है कि यहाँ पर दोनों साइन दे रखे हैं, तो इन दोनों में से एक ही साइन होगा, या तो प्लस का रहेगा या फिर माइनस करेगा, क्योंकि हमें दो साइन हम एक साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज प्लस माइनस बताया था ना मैं, फर्स्ट हम ये ब्रैकेट में दे रखा है, और ब्रैकेट के जैसे सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। क्लियर, दोनों में से एक साइन यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखना -2 और -4, -2 और -4, इसका मीन माइनस माइनस विल बी प्लस। क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। हमें ये यहाँ पर ऐसा लिखना नहीं है, आपको शो नहीं करना है कि माइनस माइनस ये 2 + 4, ऐसे मत कर देना। ये स्टेप आपको यहाँ पर शो नहीं करनी है, ये आप अपने लेवल पे सॉल्व करना है कि माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 4 6, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पर। ये स्टेप आ जाएगी। क्लियर, उसके बाद ये वाली स्टेप मत लिखना, ये रॉन्ग हो जाएगी, ये मत लिखना कि यहाँ पर ऐसे शो नहीं करते हैं। ये अपने लेवल पे आपको कैलकुलेट करना है कि 2 + 4 6, मतलब माइनस माइनस प्लस, इसका मैं 2 + 4 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आपको देखना, मैंने आपको कहा था कि एडिशन में माइनस माइनस प्लस, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस का ही साइन यूज़ होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का ही होगा। बट यहाँ पर ये चीज़ देखना एक डिफरेंट है कि जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो उसमें साइन तो चेंज होंगे, बट क्या देखना है कि यहाँ पर जो भी डिजिट होगी, जैसे 4 और 2, अब इसमें ग्रेटेड डिजिट क्या है 4, और 4 के आगे जो भी साइन होगा, भले आपने प्लस किया है तो भी साइन कौन सा आ जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा नेगेटिव आंसर, -6। यहाँ पर प्लस का नहीं आएगा, क्या आ जाएगा -6। और ये स्टेप मत लिखना, ये अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके एडिशन और सब इंटीजर करवा दिया है, आगे सब्ट्रैक्शन करवाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 7th, पार्ट 1 कंटिन्यू करेंगे। हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉप, हीटरोट्रॉप, ये सब सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब सेकेंड एनिमल्स की स्टडी करेंगे। एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, स्टेप्स क्या होती है, देख लेते हैं। देखो, ये सेकेंड लेसन है हमारा। पहले फर्स्ट जैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, एज वेल एज हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। एक एट अ ग्लैंस देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हमको क्लियर करनी है इस चैप्टर में। स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन में स्टेप्स क्या होती है, सबसे पहले स्टेप होती है ना, खाना बनाते हो तो बनाने के बाद सबसे पहले माउथ में रखते हो तो वो क्या हुआ, इंजेशन हुआ, फिर उस फूड को अंदर भेजते हो, अंदर भेजने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं स्टेप्स। एक एक स्टेप में काम होता है स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन हम जो लेते हैं उसके टाइप क्या होते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का। शायद आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो या 4th में पढ़ा हो, एक डायग्राम देखा होगा जिसमें हमने माउथ, एक ह्यूमन का डायग्राम बना होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे पेट में अंदर से काम कैसे होता है, हमारा फूड जो हम खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वो सब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो यहाँ पर किसी एनिमल का तो बहुत शॉर्ट में दे रखा है, हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग यानी इंसान का, यानी हमारा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आधे से ज़्यादा चैप्टर इसी का है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको इस चैप्टर में। एनर्जी फ्रॉम फूड, हम जो फूड खा रहे हैं वहाँ से आपको एनर्जी कैसे मिलेगी, ये चीज़ भी पढ़ेंगे। और उसके साथ है डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मीन्स हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं, काऊ, गॉड, बफेलो वगैरह वगैरह, तो एट्सेट्रा, वो सब जो होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं और वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ उनमें कुछ खास होता है जिसकी वजह से उनका नेम रूमिनेंट्स होता है। तो वो सब मैं आपको डिटेल में इस क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी इस चैप्टर में।
कंटिन्यू करते हैं। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट लेसन में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट एनिमल्स आर हीटरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने ये भी पढ़ लिया है कि जैसे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, वैसे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीटरोट्रॉप होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे ईट आइदर प्लांट्स और एनिमल। वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं। डू यू रिमेंबर, यहाँ पे ये दे रखा है फूड फ्रॉम प्लांट, मतलब प्लांट से मिलने वाले फूड कौन से होते हैं, यहाँ पर दे रखे फूड फ्रॉम एनिमल, यानी एनिमल से मिलने वाला फूड जैसे मीट, मिल्क, एग, फिश, ये सब क्या है, एनिमल से मिलने वाला। डू यू रिमेंबर द फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। फॉर अ क्विक रिकैप यानी बैक में जाके देखते हैं। ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, जैसे आप देख लो कि हमने जो पढ़ा कि प्लांट, कुछ चीज़ें हमारी प्लांट से आती है, कुछ चीज़ें एनिमल से आती है। उसमें से यहाँ दे रखा है कि हम जो ब्रेड खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। तो व्हीट कहाँ से आ रहा है, इनडायरेक्टली वो व्हीट से आ रहा है, लेकिन व्हीट डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ब्रेड हमारा क्या हुआ, प्लांट प्रोडक्ट हुआ। राइस, दाल, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ये सब हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलने वाली चीज़ें। मिल्क, कर्ड, चीज़, एग्स एंड मीट कम फ्रॉम एनिमल। ये चीज़ें वो हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। द फूड दस ऑब्टेन्ड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये वो फूड है जिनको खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हम अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़, सारी प्रोसेस को कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स का न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, वाई कैन योर बॉडी नॉट यूज फूड इन द फॉर्म ऑफ इन विच यू ईट इट। मतलब कि जिस फॉर्म में आप फूड खाते हो, आपकी बॉडी उस फॉर्म में उस फूड को क्यों नहीं लेती। देखो, मैनी फूड आइटम डू नॉट डिजोल्व इन वाटर विच मीन्स दैट दिस कैन नॉट गेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये कि जो चीज़ें आप वाटर के साथ ले रहे हो या जो चीज़ें वाटर में डू नॉट डिजोल्व इन वाटर के अंदर घुल नहीं रही है, विच मीन्स दैट कैन नॉट गेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मतलब वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ रही है, तब जाके नहीं घुल रही। द थिंग्स यू ईट आर केमिकली कॉम्प्लेक्स, सो सेल कैन नॉट यूज देम आइदर टू रिलीज एनर्जी टू यूज देम फॉर ग्रोथ। केमिकली कॉम्प्लेक्स उनका ऐसा होता है, कैन नॉट यूज देयर आइदर टू रिलीज एनर्जी, कि वो इजीली नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं, ये खास है। मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। आप जो मेजोरिटी मतलब बड़ी ज़्यादातर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ एनिमल जो फूड इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। हम जो चीज़ खा रहे हैं मैक्सिमम वो सॉलिड फॉर्म में होती है। हम सिर्फ क्या लिक्विड फॉर्म में खाते हैं, जूस, वाटर, कोई मिल्क ले लेते हैं, कोई शेक पी लेते हैं, कोई फ्रूट शेक ले रहे हैं हम, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो हमारे लिए लिक्विड फूड हो गया। बट मोस्ट ऑफ जब हमको ज़्यादा भूख लगती है, मोस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर टाइम पे हम सॉलिड फूड ज़्यादा लेते हैं, है ना। तो सॉलिड फूड जो ज़्यादा लेते हैं, दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज टेकन इन सॉलिड फॉर्म। आप यहाँ से अंडरलाइन करो और यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करो। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रिशन लेने का तरीका जो होता है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। As the food eaten consists of complex substance such as carbo, protein and these are broken down in the animal's body to utilize the nutrients। हम जो फूड लेते हैं अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब लेते हैं जिनको हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी उसको यूज़ करती है या यूटिलाइज करती है। द फूड ईटन बाय एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप। हम जो फूड अंदर खा रहे हैं वो 5 स्टेप में पूरा होता है। 5 स्टेप मीन्स देखो, फर्स्ट आप ये लाइन लिखोगे, ये लाइन लिखने के बाद ये पांचों लिख दोगे, ये 5 पॉइंट है। देखो, फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन, फूड को अंदर लेना। सेकेंड डाइजेशन, जो फूड आपने लिया वो अंदर उतर गया, कहाँ से उतरेगा, ईसोफेगस से। ईसोफेगस से अंदर जाने के बाद वो डाइजेशन शुरू कर देगा, पचना। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से काम की चीज़ बॉडी यूज़ कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मीनिंग है हमने ग्लूकोज खाया तो वो ग्लूकोज कहाँ चली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में। कैसे जाएगी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी।
आप कंटिन्यू क्लासेस को रेगुलर देखते रहना। अगर एक क्लास भी आप मिस करते हो तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और ये चैप्टर ऐसे हैं जब आप 8, 9, 10, 11 कभी भी बायो पढ़ोगे तो आपको कंटिन्यू पढ़ने पड़ेंगे। 10 तक तो पढ़नी ही है, आगे आपकी चॉइस। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है कि आपने जो फूड खाया वो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में आ गया, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन, आपने ग्लूकोज खाई वो ब्लड में आ गई। अब ब्लड में आने के बाद वापस उसका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, बॉडी उसको एनर्जी की फॉर्म में ले रही है और लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, तो वो चीज़ होती है एसिमिलेशन, यानी खाई हुई चीज़ का वापस यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन मीन्स यूज़ करना। एंड इजेशन, इजेशन का मीनिंग होता है एक्सक्रीट कर देना। जो फूड आपने खाया उसके बाद जो हमारे काम का नहीं है, वेस्ट आउट मटेरियल है, तो वो सारा क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसको बोला जाता है इजेशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब इन पांचों को हम एक एक डेफिनेशन के रूप में देखेंगे। इंजेशन, यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, आप अंडरलाइन करो। द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। आपने अपने बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर फूड को इनसाइड किया, टेक इनसाइड, अंदर लिया, उसको बोला जाता है इंजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू गेट फूड। यहाँ पर सेकेंड वाला जो प्रोसेस था डाइजेशन, वो अभी यहाँ नहीं आया है। अभी सिर्फ क्या आया है, यहाँ पर इंजेशन के बारे में कुछ दे रखा है, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है ये कि आप जो फूड अंदर लेते हो वो फूड अंदर जो लेते हो वो अलग अलग तरीक़ों से लेते हो। देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन ईच ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। The figure given on the next page shows the mode of obtaining food in case of some organism। मतलब ये कि आप जो फूड अंदर ले रहे हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में उसको अंदर लेने के लिए जो माउथ पार्ट होता है वो अलग अलग होता है। मैं एज ए शॉर्ट आपको बता दूँ या फिर शॉर्ट में देख लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में देखेंगे। हाँ, यहाँ पे जैसे दे रखा है, शॉर्ट में बता देती हूँ, इसको रीड हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अमीबा है, स्पाइडर वेब है, बटरफ्लाई है, और मेथड ऑफ गेटिंग फूड ये फ्रॉग है, और साथ में ये सब चीज़ें दे रखी। ठीक है। अमीबा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल से बना होता है। स्पाइडर वेब हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई के साथ में आप ले लो एक मॉस्क्यूटो ले लो, ठीक है, इसके जैसा, और ये है फ्रॉग। इनका डायग्राम यहाँ क्यों दिया है, इसको पढ़ने से आपको समझ में आएगा। पढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो अमीबा है एक सेल से बना है, तो एक सेल से बना है तो इसका माउथ का है, इसका माउथ का है, इसका माउथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 माउथ है। नो, इसके क्या होता है कि अमीबा में जहाँ पे इसको फूड दिखता है, सपोज करो कि इसको यहाँ फूड दिखा, यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे फूड दिखा ना, तो ये अमीबा क्या करेगा, वहाँ पे ऐसे कैविटी बना देगा, और कैविटी बना के स्यूडोपोड बनाएगा। स्यूडोपोड बनाने के बाद में ये अपने फूड को अंदर साइड में ले लेगा। जैसे ये फूड अंदर आ गया, यहाँ फूड दिखा तो यहाँ माउथ बन गया, यहाँ फूड दिखा तो यहाँ माउथ बन गया, तो ये अमीबा की बात हो गई। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन या एक माउथ नहीं होता है। स्पाइडर वेब जो इस तरह से वेब में फंसा होता है, अपने शिकार को अपने फुट में पकड़ता है, अपने पैरों में पकड़ता है और फिर उसको ग्रहण करता है। ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई और मॉस्क्यूटो की बात करूँ अगर मैं, तो आपने देखा होगा बटरफ्लाई और मॉस्क्यूटो फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं। मॉस्क्यूटो हमारे ऊपर बैठते हैं और फिर ऐसे सुई चुभाते हैं और फिर हमारे अंदर से ब्लड निकाल देते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो वो करते हैं, उनका माउथ पार्ट एक सुई का स्ट्रक्चर जैसा होता है, नीडल जैसा, आगे की क्लास में बताऊंगी। और फ्रॉग जो होता है तो वो टंग से अपने फूड को अंदर खींच लेता है। आपने देखा होगा फ्रॉग अपनी टंग बाहर निकालता है, एनिमल्स को उसके ऊपर या इंसेक्ट को उसके ऊपर स्टिक कर देता है और फटाक से अंदर ले लेता है। तो सारे माउथ पार्ट की बात हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। इसके अंदर मैंने आपको कुछ वंशज के बारे में बता दिया था कि उन्होंने किस प्रकार से अपना शासन किया, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चंडेल्स, चौहान्स, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने घोरडिश के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट जो अपना पॉइंट चल रहा था वो मोहम्मद घोरी के बारे में। इसको मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था
कि मोहम्मद गोरी ने अपने देश के ऊपर यानी कि पंजाब के ऊपर कह सकते हैं 1119 में उसने कब्जा किया था। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। उसमें पृथ्वीराज गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया था और उस समय उसने उसको कब्जे में ले लिया था। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था और मैंने आपको कहा था क्लियरली कि पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बैटल के बारे में आपको लर्न करना है। यहाँ पर फर्स्ट बैटल का ईयर नहीं दे रखा है तो आप पेंसिल से मार्क कर देना 1191 और सेकेंड बैटल जो हुआ 1192 में हुआ है। यहाँ से अपने कंटिन्यू करना है। द विक्ट्री एस्टेब्लिश गोरीज स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर नॉर्थन इंडिया। अब यहाँ पर कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गया था। तो अब यहाँ पर पावरफुल जो साम्राज्य बन गया था वो किसका बन गया था? गोरी का। आफ्टर पृथ्वीराज चौहान डेथ ही बिकम द रूलर ऑफ द रीजन ऑफ दिल्ली एंड राजस्थान एंड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया वॉज लेड। अब क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी तो यहाँ पर साम्राज्य किसका आया था? मोहम्मद गोरी का आया था। तो उसने रीजन ऑफ दिल्ली, राजस्थान, ये सभी जो साम्राज्य थे उसके ऊपर किसका शासन आ गया था? तुर्कियों का शासन आ गया था। इन इंडिया वॉज लेड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वह शासन धीरे धीरे क्या होने लग गया? कमजोर पड़ने लग गया। हाउएवर ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया, क्योंकि वह भारत में नहीं रहे थे। ही अपॉइंटेड ही स्लेव्स। उन्होंने क्या किया था, जो तुर्क लोग थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को तो बढ़ा दिया था लेकिन वो भारत में नहीं रुके थे, तो उन्होंने अपनी जगह पर स्लेव्स यानी कि अलग अलग स्लेव को उन्होंने रीजनल गवर्नर की पोस्ट देकर वहां पर अपने एक एक साम्राज्य उन लोगों को दे दिया कि वो साम्राज्य को संभाले। तो क्या किया उन्होंने? ही अपॉइंटेड ही स्लेव्स एज रीजनल गवर्नर ऑफ द कंकर टेरिटरीज, यानी कि जो भी उन्होंने टेरिटरीज का मतलब जो भी क्षेत्र जीते थे वहां पर उन्होंने अलग अलग स्लेव्स को रीजनल गवर्नर की पोस्ट देकर वहां पर अपॉइंट कर दिया था। दिस इवेंचुअली अंततः केम टू बी नोन एज द स्लेव डायनेस्टी। धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, जो स्लेव रीजनल के गवर्नर्स बने थे, अलग अलग क्षेत्र के जो गवर्नर बने थे, इन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी और वहां पर कौन सी डायनेस्टी आ गई थी? स्लेव डायनेस्टी आ गई थी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में अभी कुछ आपको ज़्यादा नहीं दे रखा है, सिर्फ इसका नाम दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम सारी डायनेस्टी पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, जो सारी डायनेस्टी आएगी उसमें हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको वहाँ पे फिर अपन और ज़्यादा समझेंगे। अब अपने जो रूलर्स आते हैं, आपने नॉर्थन रूलर्स पढ़ दिया, डेक्कन के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं साउथर्न रूलर्स। साउथर्न में कौन से राजा महाराजा हुए थे? There were three powerful kingdom in the south, the Pallavas, the Pandya's and Cholas. अब यहाँ पर ये अंडरलाइन कर देना कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे? पल्लव्स, पांड्यस एंड चोलास। फर्स्ट पढ़ते पांड्यस के बारे में। 400 सी से 1400 सी तक इनका शासन चला था। द पांड्यस रूल्ड पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया एंड श्रीलंका। अब इनका शासन कहाँ से कहाँ तक कहाँ पर चला था? इंडिया और श्रीलंका। विच वर द रीजन अराउंड प्रेजेंट डे मदुराई। अभी ये क्षेत्र कहाँ पर आता है? मदुराई। मदुराई वॉज देयर कैपिटल। इनकी कैपिटल का नाम क्या था? मदुराई। अंडरलाइन कर देना यहाँ पर। इट वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। अब इसको और किस लिए जाना जाता है? मदुराई को लर्निंग सेंटर, सीखने का केंद्र। किसको जाना जाता है? मदुराई को जाना जाता है। मार्को पोलो हैज अ डिटेल्ड ट्रैवल गो ऑन हिज विजिट टू द किंगडम। मार्को पोलो का नाम अपने फर्स्ट चैप्टर में आया था। एक फॉरेन ट्रैवलर था जिसने यहाँ पर पूरा विजिट किया था साम्राज्य में। दिस किंगडम डिक्लाइन अराउंड द 14th सेंचुरी। और इस साम्राज्य का अंत कब हो जाता है? 14th सेंचुरी तक इस साम्राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट साम्राज्य आता है चोलास। ये शासन चला था 900 से 1300 सी। द एनिशियंट चोलास लॉस्ट देयर पावर बाय 200 सी। क्या दे रखा है? प्राचीन जो चोल वंश के थे उन लोगों ने अपना पावर कब खत्म कर दिया था? लॉस्ट मतलब खोना 200 सी। बट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मेडिवल का मतलब होता है मध्यकालीन समय में, दे रीगेन्ड देयर पावर। उन्होंने रीगेन, गेंड का मतलब फिर से प्राप्त करना, रीगेन, उन्होंने अपनी सत्ता को फिर से प्राप्त कर लिया था। द मेडिवल चोलास वर द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स ऑफ द साउथर्न इंडिया। क्या दे रखा? साउथर्न इंडिया के अंदर मेडिवल चोलास, जो मध्यकालीन चोल साम्राज्य वंश आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स आए थे, उसमें अच्छे अच्छे राजा आए थे।
दे एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल एट तंजौर, इनकी राजधानी का नाम क्या था? तंजौर, अंडरलाइन करना। प्रेजेंट डे तंजौर, जो अभी कहाँ पर है? तंजौर में। एंड रूल्ड फॉर ओवर 4 सेंचुरीज, इन्होंने शासन कितनी शताब्दियों तक किया? 4 सेंचुरीज। विजयलया 846 CE 871 CE was the first Chola ruler of the medieval period। अगर आपसे ये पूछा जाता है किसके, देखो फर्स्ट जो एनिशियंट जो प्राचीन चोल का जो साम्राज्य था वो तो खत्म हो गया था, लेकिन मध्यकाल में फिर से चोल साम्राज्य ने क्या किया था? अपना पावर प्राप्त कर लिया था। तो इसको किस नाम से जान रहे अपन? मेडिवल पीरियड में चोल साम्राज्य का जो उद्भव हुआ था फिर से, उसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिवल पीरियड में चोल साम्राज्य का इंपोर्टेंट राजा कौन सा था, तो यहाँ पर अपने नाम क्या आएगा? विजयलया। विजयलया वॉज द फर्स्ट चोला रूलर ऑफ द मेडिवल पीरियड। या ये भी पूछा जाए कि फर्स्ट चोल साम्राज्य का राजा कौन था मेडिवल पीरियड के अंदर, तो क्या आंसर आएगा? विजयलया। हु रूल्ड ओवर द एरिया नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी, इसने कहाँ पर शासन किया था? कावेरी नदी नॉर्थ के आसपास पूरा। राजाराज चोला एंड राजेंद्र चोला वर द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पावरफुल चोला रूलर्स। अब चोल साम्राज्य के अंदर अपन देखते हैं 2 राजा मोस्ट फेमस आते हैं, राजाराज चोला एंड राजेंद्र चोला, जिनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट दे रखा है राजाराज चोला 985 CE से 1014 CE। राजाराज चोला ऑल्सो नोन एज राजाराज फर्स्ट, अंडरलाइन करना, पीछे क्वेश्चन भी आएगा इनके बारे में, दोनों के बारे में क्वेश्चन आएगा और दोनों इंपॉर्टेंट है। बाद में भी आते हैं राजेंद्र चोला के बारे में, बाद में भी आपके नेक्स्ट लेसन में भी डिस्क्रिप्शन आएगा उसके बारे में कि इनको किस नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ से पूरा अंडरलाइन करना। राजाराज चोला ऑल्सो नोन एज राजाराज फर्स्ट वॉज ए ब्रिलियंट कमांडर, दे रखा है ब्रिलियंट कमांडर। ही डिफीटेड द पांड्यज एट मदुराई, द चेराज एट तिरुवनंतपुरम एंड द चालुक्याज इन द डेक्कन एंड कंसिडरेबली एक्सपांडेड हिज एम्पायर। इन्होंने क्या किया था? जो पांड्य थे उनको हरा दिया था और धीरे धीरे करके इन्होंने डेक्कन का जो क्षेत्र था उसमें अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। एक्सपांड, एक्सपांड का मतलब विस्तार करना। हिज एम्पायर, अपने शासन का इन्होंने विस्तार कर लिया था। ही ऑल्सो स्ट्रेंथ द नेवी टू कंट्रोल ट्रेड अलोंग द कोस्टल रीजन, कोस्टल तटीय क्षेत्र पर पावर स्थापित करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? नेवी यानी कि जो समुद्री सेना होती है उसको भी इन्होंने गठित किया था, उसका भी उन्होंने बनाया था। रीजन्स ऑल्सो कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ साइलोन, प्रेजेंट डे श्रीलंका, जो अभी कहाँ पर है? प्रेजेंट डे श्रीलंका में। मालदीव्स एंड सेवरल अदर आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, उसके अलावा मालदीव और उसके पास के जो आइलैंड छोटे छोटे द्वीप समूह हैं बे ऑफ बंगाल के, उनके ऊपर भी इन्होंने क्या कर लिया था? अपना क्षेत्र इन्होंने विस्तार कर लिया था। He was also an excellent administration and ruled his empire justly and efficiently। देखो क्या दे रखा? He was also an excellent administrator। excellent का मतलब क्या होता? बहुत इंटेलिजेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट प्रशासन था उनका। and ruled his empire, और उनका जो शासन चलता था जस्टली, जस्टली का मतलब यहाँ पर जस्टिस से ले सकते हैं, न्याय से और ईमानदारी से। वो जो अपना शासन चलाते थे पूर्णतः न्याय और ईमानदारी से चलाते थे। He is also credited with the construction of the बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। इसको आप अंडरलाइन करना। अगर आपसे पूछा जाए कि चोला वंश में ऐसा कौन सा टेम्पल बना था जिसको कंस्ट्रक्ट करने का क्रेडिट चोल साम्राज्य को जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बृहदेश्वर टेम्पल, जो कहाँ पर है? तंजौर में। He was succeeded by his son राजेंद्र चोला। इसके बाद कौन आता है? इनका उत्तराधिकारी आता है राजेंद्र चोला, यानी कि राजाराज चोला का पुत्र था राजेंद्र चोला। अब जो नेक्स्ट आता है राजेंद्र चोला, अब इन्होंने भी अलग अलग क्षेत्र जीते थे, अलग अलग अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके लिए इसको कुछ उपाधि भी दी गई थी कि इसने कौन सा अच्छा काम किया था, इसके लिए इसको अच्छी उपाधि मिली थी। और इनके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन, इन्होंने क्या क्या लिखा था उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या अंडरलाइन करना है, आप चाहे तो लिख भी देना। फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करना, राजाराज चोला ऑल्सो नोन एज राजाराज फर्स्ट वॉज द ब्रिलियंट कमांडर। उसके बाद आप इसको करोगे, ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड, मतलब मेन इसमें क्या आता है? बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर। किसने कंस्ट्रक्शन करवाया था? राजा चोला डायनेस्टी ने करवाया था। अगर वहां पे नाम नहीं आता और डायनेस्टी का नाम आता है पर्टिकुलर, तो आपको आंसर लिखना है चोला डायनेस्टी। अब जो नेक्स्ट आता है राजेंद्र चोला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि राजेंद्र चोला ने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं
और उनको किस नाम से जाना जाता है, क्या उपाधि दी गई है, ये अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने स्टार फिश के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि मनुष्य, मानव अपना पाचन किस प्रकार करता है, पाचन तंत्र के बारे में। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मुंह द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करते, जानते हैं, सभी जानते हैं। इससे पाचन करते, फिर इसका उपयोग करते और आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है और वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है पचने के बाद। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, कौन कौन से अंगों द्वारा होता है, उसके बारे में देखो आप। हमारे भोजन में, हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है, ठीक है ना। यानी कि भोजन एक सतत नलिका से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक पहुंचता है। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को भी आप देखो। अपनी बुक्स ओपन रखना ताकि वहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आवे। मुख से शुरू होकर गुदा तक भोजन का पाचन होता है। और यह पाचन किस प्रकार होता है, कौन कौन से अंग होते हैं, यह देखो। सबसे पहले मुख गुहिका, मुंह, भोजन का अंतग्रहण यहां से स्टार्ट होता है। ग्रास नली, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, क्षुद्रांत जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। बृहदांत बड़ी आंत होती है जो मलाशय से जुड़ी होती है और मल द्वार और गुदा द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप नोट कर लो पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली यानी कि ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है और मल द्वार और गुदा। टोटल आपके 6 अंग आपको याद करने हैं, ठीक है ना। इन अंगों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि हम भोजन का पाचन किस प्रकार करते हैं। अच्छा, यह सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है और इसमें विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। जैसे जैसे भोजन हर पार्ट से, हर भाग से गुजरता है, वैसे वैसे उसका पाचन होता रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती। पाचक रस जटिल पदार्थ को उनके सरल रूप में बदल देता है, जटिल पदार्थ को सरल रूप में परिवर्तित। जैसा हमने पिछला पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जटिल पदार्थ है, उसको हमने सरल रूप में बदल दिया। अच्छा, अब देखो आगे हम एक एक पढ़ेंगे कि कहाँ पर क्या होता है। यह आप अपनी नोटबुक ओपन ही रखना, एक एक पार्ट्स किस प्रकार क्या होता है वह देखना। हम पढ़ रहे हैं पहला भाग, मुख या गुहिका। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है, हम जानते हैं, है ना। और आहार को शरीर अंदर लेने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। अंतग्रहण में क्या होता है, देखो आप, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। जैसे हम मुंह में रखते हैं, दांतों की सहायता से क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, छोटे छोटे पीस करते हैं, यानी कि यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्ती का सॉकेट से धसा होता है, यानी कि अलग अलग दांतों का, दांत भी हमारे 32 है, लेकिन इनको हमने 4 भागों में बांट रखा है, कृतनक, रदनक, चवणक, अग्र चवणक, है ना। और सभी दांतों का कार्य अलग अलग है। तो ये दांत का मेन कार्य क्या है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करना।
ये देखो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, ये रहा, ये दांतों के 4 भाग, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। टोटल स्वस्थ व्यक्ति के अंदर टोटल 32 दांत होते हैं ना, आप जानते ही हो। और उन 32 दांतों को 4 भागों में बांट रखा है, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। यह भी याद रखना, जो भोजन को काटने और पीसने का कार्य करते हैं। ये देखो दांतों के प्रकार, कृतनक, चीरने, अच्छा इनका काम अलग अलग है। कोई क्या कार्य कर रहा है, कोई काटने का कार्य कर रहा है, कोई फाड़ने का कार्य करने, कोई चबाने और पीसने का कार्य कर रहा है ना। तो अपना निचला जबड़ा भी होता है, ऊपरी जबड़ा भी होता है। निचले जबड़े का कार्य अलग है, ऊपर जबड़े का कार्य अलग है। तो आज आप एक काम करिएगा, पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग है, मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलद्वार यानी कि गुदा, इनको आप नोट कर लो और याद कर लो। दूसरा, दांत कितने प्रकार के हैं यह भी आप याद कर लेवें और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेवें। कल मैं आगे पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर पहले देखा, दूसरा देखा था। इसी कड़ी में आगे चल के अपना सवाल आपके पास लिखा हुआ है। सवाल नंबर अपन तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि लाहौर प्लस स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आपको लाहौर प्लस स्पीति का तापमान पता होना चाहिए। लाहौर प्लस स्पीति का तापमान कितना है आपके सामने नजर आ रहा है। किताब के अंदर देखना, ध्यान से देखना। -10 के बाद -9 आता है, -9 के बाद क्या आता है -8। इधर चलते तो एक कम पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है लाहौर प्लस स्पीति। और दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसके अंदर श्रीनगर का तापमान पहले पूछा है। तो इसके अंदर श्रीनगर का तापमान कितना है, तो श्रीनगर का तापमान क्या नजर आ रहा है आपको, ये -5 है, कि -4 -2। यहाँ पे आपको देखना -2 नजर आ रहे हैं। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सवाल क्या कह रहा है, इन दोनों तापमानों में क्या अंतर है, यानी इन दोनों तापमानों के अंदर अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था, इसके आगे जस्ट दूसरा जो सवाल था इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इन दोनों का अंतर बता रहा हूँ, दोनों के तापमान का अंतर बता रहा हूँ। अंतर का मतलब है घटाना। -8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपको घटाना है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अंतर। ठीक है, आगे चलते अपन अंतर को देखने के बाद -8 डिग्री सेंटीग्रेड का -8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस का होगा -8 डिग्री -8 ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ क्या है माइनस है। मैंने पहले ही बताया था, अभी कल क्लास के अंदर मैंने बताया था माइनस, जब कोष्टक के बाद जो संख्या है माइनस में और अंदर वाली संख्या भी कोई माइनस में है, तो माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस। क्या आता है प्लस, और प्लस के यहाँ पे क्या आएगा 2 डिग्री। क्या आएगा प्लस के 2 डिग्री। आगे चलेंगे तो क्या आएगा, जब एक प्लस की संख्या आ जाती है और एक माइनस की संख्या आ जाती है तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या पकड़ते हैं, बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। अपने पास यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है -8 है। क्या है -8, तो बड़ी संख्या 8 है, 8 के आगे निशान किसका माइनस का, माइनस लगा दो। और बड़ी छोटी संख्या क्या है 2, तो -8 में से प्लस के 2 निकाले तो क्या हो जाएगा -6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी श्रीनगर और लाहौर प्लस स्पीति दोनों के तापमान के मध्य अंतर जो है वो क्या है -6 डिग्री का अंतर है। ठीक है, इसी तरह से सवाल नंबर 4 आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका डी आपको करने की कोशिश करनी है। सवाल नंबर अपन देखते हैं आगे दूसरा, बहुत ही इजी है। दूसरा देखा, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए गए और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक
25 कोमा -25 कोमा -10 कोमा 15 और 10 थे। तो बताइए अंत में उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए और कुल योग कितना था, यानी कुल अंकों को योग करना। तो सबसे पहले आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, आप तो छोटे हो, आपको पता नहीं पड़ता है। जब हम बड़े लेवल पे आते हैं तो कंपटीशन जो एग्जाम देते हैं उसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग होती है। मान लो आपका पहला सवाल सही है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, दूसरा सवाल गलत है तो आपको क्या करेंगे, जो प्लस में जो अंक मिले उसमें से एक कम हो जाएगा या आधा कम हो जाएगा, जिससे माइनस मार्किंग होने से। ठीक है, इसके अंदर अंक प्राप्त हुए, देखो जेक को अंक प्राप्त हुए, देखो जेक को अंक प्राप्त हुए। कैसे अंक प्राप्त हुए देखना, पहले उसको कितना, पहले क्वेश्चन में उसको कितने अंक मिले, 25 अंक। फिर दूसरे क्वेश्चन में -5 अंक मिले, तीसरे क्वेश्चन में उसको -10 अंक मिले, फिर चौथे क्वेश्चन में उसको 15 अंक मिले और पांचवें क्वेश्चन में उसको कितने मिले, 10। तो इन टोटल अंकों का योग बताना है, उसको लास्ट में उसको कितने अंक प्राप्त हुए, इस सब को जोड़ना है। तो देखो इसके कुल अंक बताना है, तो कुल प्राप्तांक यानी उसको कुल कितने अंक मिले। तो कुल प्राप्तांक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कुल प्राप्तांक के लिए सबसे पहले 25 प्लस, अब ये माइनस की कोई संख्या उसको पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, -5 नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ये लिखोगे ना आपको पता क्या पड़ेगा कि 5 प्लस के माइनस के, इसको आपको क्या करना है, कोष्टक में लिखना है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या है प्लस है और -5 है, ऐसे कोष्टक में लिखना। ऐसे डायरेक्ट लिखोगे क्या पता तो नहीं पड़ेगा ये 5 प्लस के माइनस के, आपको क्या पता। इसलिए आपको भी ध्यान रखना, कोई भी अगर प्लस की संख्या माइनस की संख्या उसको पहले कोष्टक में लिखना है, ध्यान से लिखना। आगे चलना, प्लस -10 फिर प्लस के 15 फिर प्लस के 10। आगे चलते हैं इसी कड़ी में, हल करते हैं, ध्यान से देखना। इसको कोष्टक बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 25 का 25 प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5। वही कंडीशन वापस, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, माइनस के 10। अब यहाँ ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करते हैं, प्लस के 15 ही आएंगे। यहाँ पे भी प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करेंगे, प्लस के 10 ही आएंगे। अब देखो पहले वाली जो पैटर्न संख्या बन गई हमने, जो मैंने पहले आपको पैटर्न सिखाया था कि प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस का निशान लगाना है, माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस की संख्या क्या है, 25 प्लस के और 15 भी क्या है, प्लस के और 10 भी क्या है, प्लस के। जोड़ो 25 प्लस 15 प्लस 10, 25 और 15 कितने हो गए, 30 और 40, 40 और 10 50। यहाँ पे अपने पास प्लस की कितने हो गए, 50, ध्यान से देखना। और माइनस के कितने हो गए, 15। समझ में आ रहा है, वापस देखना एक बार। प्लस के यहाँ पे कितने हो गए, 50, 25 और 15 कितने हो गए, 30 और 40 और 10 50। और माइनस के कितने हो गए, 15। 50 में से 15 गए तो क्या आ जाएंगे, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस की संख्या बढ़ी है, प्लस का निशान। और 50 में से 15 गए तो प्लस के क्या आ जाएंगे, 35। यानी उसको सभी प्रश्नों के अंदर लास्ट में अपन जोड़ते हैं, उसको कुल अंक कितने प्राप्त होंगे, 35 अंक प्राप्त होंगे। क्या अंक प्राप्त होंगे, 35। ठीक है, इसी कड़ी में अपन सवाल नंबर आगे देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट, फिर बाकी तो आप करने की कोशिश करना घर में। चौथा में तीसरा बता देता हूँ, तीसरा आपको करना है, तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा, और चौथा भी डिफिकल्ट नहीं है, चौथा आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज क्या कर रहा है, समुद्र तल, ये देखो ये आपका समुद्र तल और ये आपका हवाई जहाज, क्या है, हवाई जहाज। ठीक है, ये कहाँ से, समुद्र से, ये समुद्र का तल है, यहाँ से कितना है, 5000 मीटर है, सॉरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और इस पानी के तल के अंदर क्या है, एक पनडुब्बी तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, यानी इसके नीचे एक पनडुब्बी, ये आगे पन जो कि 1200 मीटर पे तल के अंदर है। ठीक है, सवाल ये कह रहा है सीधा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना ये जो लेवल होता है, तल होता है, वो हमेशा 0 का होता है। ठीक है, और इससे अगर ऊपर जाओगे तो संख्या बढ़ेगी, इससे नीचे जाओगे तो भी संख्या घटेगी या बढ़ेगी, पर अंतर करोगे तो दोनों के मध्य जो अंतर होगा वो दोनों को काउंट कर किया जाएगा। कैसे, अब 5000 मीटर ऊंचाई पर हवाई जहाज
उड़ रहा है, देखना। तो अब क्या कह रहा है लास्ट में सवाल क्या कह रहा है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, यानी हवाई जहाज और इस पनडुब्बी के बीच की जो दूरी है वो बतानी है। तो सीधी गणित है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 5000 और यहाँ से यहाँ कितनी है 1200, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी बतानी है। तो 1200 ये और 5000 ये दोनों को काउंट करना है, दोनों को योग करना है। तो क्या हो जाएगा, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी आ जाएगी, देखना। तो मैं यहाँ सरकारी स्थिति बता रहा हूँ, हवाई जहाज व पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, तल से 5000 और तल से 1200 नीचे, यानी 1200 ये और 5000 ये, दोनों को काउंट करूंगा क्या होंगे, देखना इधर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 5000 प्लस 1200, तो दोनों का दूरी योग करो, 5000 में 1200 जोड़ेंगे क्या आएगा 6200, क्या आएगा 6200 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 6200। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास कर देखते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज वापस अपन आगे बढ़ते हैं। कल अपन पढ़ रहे थे जिया विद्युत बंदी के बारे में, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा था कि भाई उन्होंने अपना पहला वृत्तांत लिखा था 1356 में, और उसके पश्चात है कि उन्होंने 2 वर्ष बाद अपना वृत्तांत उन्हें लिखा था। तो पहले वाला जो उनका लिखा हुआ जो था वो तो मिला नहीं, सन 1941 के अंतर्गत उन्होंने 2 वर्ष बाद जो लिखा था उसके कुछ प्राप्त हुए हैं अपने को अभी वर्तमान में। अब अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, नए और सामाजिक राजनीतिक समूह है। नए और सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखो आप इसके बारे में देखेंगे, 700 से लगा करके 1750 वर्ष यानी कि 1000 वर्ष मध्यकाल के अंतर्गत नए सामाजिक और राजनीतिक समूह किस प्रकार से बने थे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए इस काल में अलग अलग समय में नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए थे। जैसे कि प्राचीन काल में अपने को कोई प्रौद्योगिकी नहीं मिली थी, जैसे आज अपना आधुनिक काल में देखते हैं तो अपने कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है, हर काम अपना मशीनों से हुआ करता है। पर मध्यकाल के अंदर भी यानी कि प्राचीन काल से बढ़ करके मध्यकाल के अंदर क्या है कि थोड़ी थोड़ी प्रौद्योगिकी दिखने लगी थी। जैसे कि कृषकों के लिए, किसानों के लिए उस समय क्या है रहट की सुविधाएं हो गई थी, व्यापार करने के लिए क्या है जैसे कि चरखे उस समय बढ़ने लगे थे। उसी प्रकार से देखो युद्ध में आग्नेय अस्त्रों यानी कि बारूद वाले जो हथियार हुआ करते थे वो भी उस समय में दिखाई देने लगे, और इसी उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान में शुरुआत हो गई थी। अलग अलग तरह से जैसे कि मक्का भी आई थी उस समय, आलू भी आया था, मिर्ची आने लग गई थी, जैसे कि चाय कॉफी ये खान पान में भी परिवर्तन होने लग गया था। अब देखिए ध्यान में रहे कि ये सारे परिवर्तन जो आए थे वो किस प्रकार से आए थे। देखो ये ना सब तरह से क्या है कि लोग दूसरी जगह से आकर के दूसरी जगह से आकर के किसी अलग जगह पर आकर के यानी कि वो बस जाते हैं। उस समय वो क्या करते हैं कि अपने विचार जो है, अपनी संस्कृति जो है वो क्या है अपने साथ में लेकर आते हैं। अब विचारों का जो आदान प्रदान होता है, यदि कि मेरे विचार है तो किसी और ने ग्रहण किए तो वो उनको ग्रहण करेगा, है ना। उसी प्रकार से परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। देखो आर्थिक काल देखो, जैसे कि इस समय में पहले कुछ भी नहीं था, इस समय क्या है जैसे कि किसानों के लिए है और व्यापारियों के लिए है, जैसे कि बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे उनके लिए है। उसमें क्या है कपड़े बनाने के लिए चरखे की हो गई थी, है ना। कृषकों के लिए रहट की व्यवस्थाएं हो गई थी, सिंचाई के लिए। उसी प्रकार से युद्ध के अंदर बारूद वाले हथियार भी बनने लग गए थे। तो ये क्या है, ये आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक का मतलब
साथ में लाते हैं, अपने विचार साथ में लाते हैं ना, तो उनका खान पान, रहन सहन, ये क्या है, पूरी संस्कृति बदल जाती है। इस प्रकार इस काल के अंदर इन चीजों में परिवर्तन आया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह झुंड में जाने लग गए थे। उपमहाद्वीप में अपार संपदा अपना भागी करने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी। इस काल के अंतर्गत जिस समुदाय को विशेष महत्व दिया जाता था वो था राजपूत। राजपूत जो थे उनको विशेष महत्व दिया जाता था। राजपूत का मतलब है राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र से है। परंतु देखो 8वीं एवं 14वीं सदी के बीच हम नाम आमतौर पर क्या करते हैं कि योद्धाओं के नाम पर इसको लिया जाता था। योद्धाओं के नाम पर इसको, इस शब्द को प्रयुक्त किया जाता था, जो कि क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द है? राजपूत शब्द। देखो राजपूत शब्द केवल राजा एवं सामंतों के लिए ही नहीं आता था, बल्कि वो क्या था कि जैसे सैनिक वर्ग है, सेना में रहने वाले सेनापति है, उनके लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग शासकों में सेवाओं में सेवारत रहते थे, उन सैनिकों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। कवि और चारण जो होते थे, कवि तो पता है कविता पाठ करने वाले, और चारण का मतलब है कि जैसे चारों तरफ गाने वाले, उन सेनाओं की है, राजाओं की है या सैनिकों की है, जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं उनकी है, यानी कि जो उनकी प्रशंसा जो होती थी वो कवि एवं चारण जो होते हैं वो गा गा करके सुनाते थे। चारों तरफ सुनाने वाले वो कहलाते थे, उस समय चारण कहलाते थे। ये क्या करते थे कि इनकी आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और इनकी स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। अब देखिए आगे आता है, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। सही है, जंगलों में क्या करा, वनों को कटाई प्रारंभ हो गई थी। ये क्या कारण है? क्योंकि इस समय जनसंख्या भी बढ़ने लग गई थी, जिस कारण से क्या है कि वनों की कटाई ज्यादा प्रारंभ हो गई थी। और फिर क्या है कि उसमें मैदान होने लग गए थे, तो लोग क्या करते थे कि कृषि करने लगते थे। अब कृषि भी क्या होती थी? स्थानांतरित कृषि होती थी। जैसे कि आज अपन एक जगह पे कृषि खेती की है तो वहां पे क्या है कि उसका उपजाऊपन थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। तो उसको क्या है कि उपजाऊपन बढ़ाने के लिए वापस वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और कहीं और जगह जाकर के करने लग गए। ये भी बढ़ गया था उस समय। फिर क्या होने लग गया था? पर्यावास, यानी कि पर्यावास में परिवर्तन आने के कारण लोगों को क्या करना कि अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना पड़ने लग गया था। अब देखिए पर्यावास का मतलब क्या है? किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन शैली से, उनके सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पर्यावास, यानी कि उस जगह को छोड़कर उनको अन्य जगह पर जाना पड़ता है, ये कहलाता है पर्यावास कहलाता है। अब मैं आपको 2 प्रश्न देती हूँ करने के लिए, जो भी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इनको अपनी नोटबुक में उतारना है। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में आर्थिक, राजनीतिक व राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार हुए? दूसरा है 14वीं सदी में राजपूत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? एक प्रश्न और है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? ये तीनों प्रश्न है, इनके आंसर मैंने बोले भी है, बुक में भी है तुम्हारे,
इनके आंसर आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू।